हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी के एक डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी या जो भी फैक्ट्स होगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में तो आप उसको और भी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो दक्षिण एशियाई आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी करी गई है, इसमें भारत की जीडीपी में कितने परसेंट के संकुचन यानी कि कमी का अनुमान लगाया गया। तो कितने परसेंट कमी की बात करी गई है? 9.6% की कमी की यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक और उसकी जो सहायक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों ने ही मिल करके ये दक्षिण एशियाई आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि लॉकडाउन के कारण, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 बीमारी के कारण जितने भी देश हैं दुनिया के लगभग सभी देश लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे हैं। तो भारत में भी पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। हालांकि अब धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें खुलने लग गई हैं, लेकिन फिर भी जो सभी आर्थिक गतिविधियाँ थी, कई आर्थिक गतिविधियाँ जो भारत की हैं वो अभी भी बंद चल रही हैं। उससे जीडीपी पर भी क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है, काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो इसी की वजह से जो वर्ल्ड बैंक का अनुमान है, इसमें भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में जो जीडीपी आई है उसमें गिरावट को देखने को मिली है। तो भारत में जो अनुमान लगाया गया है, इसमें बात कही गई कि भारत की जो जीडीपी रहेगी उसमें जो कमी रहेगी वो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के दौरान उसमें लगभग 9.6% की जो कमी है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो कमी है, इससे पहले भी विश्व बैंक कमी का अनुमान लगा चुका है। वर्ष 2015 में लगभग 3.2% की कमी की बात कही गई थी, लेकिन अब ये बढ़ करके 9.6% हो चुकी है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ये पूरे जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है इसकी अर्थव्यवस्था की बात भी इसमें करी गई है। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है इसकी अर्थव्यवस्था में लगभग 7.7% की कमी की बात यहाँ पर कही गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि 2021-22 के दौरान जो भारत की जीडीपी रहेगी वो लगभग 5.4% के करीब रहेगी। तो वर्ल्ड बैंक की हमने यहाँ पर बात करी। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। फाउंडर कौन यानी कि इसके संस्थापक कौन थे? तो ये है हैरी डेक्स्टर वाइट। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF की, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायक संस्था है, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो ये तो जानकारी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 यानी कि नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार 2020 ये निम्न में से किसको दिया गया है? ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विलियम ब्रेन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो ये किसको दिया गया इन चारों में से? तो ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो जो नोबेल पुरस्कार है इनकी घोषणा हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वहाँ पर जो साहित्य का नोबेल है, चिकित्सा का नोबेल है, इसके अलावा जो फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल है उसके बारे में मैं आपको वहाँ पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। इस हफ्ते शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1961 को। मेनली इसका जो एम है वो क्या है? जो दुनिया में जो भी भुखमरी के शिकार लोग हैं उन तक खाने को पहुंचाना, ये इसका मेन एम है। वर्ष 2019 में 88 देशों में लगभग 100 मिलियन लोगों की सहायता पहुंचाने, जो कि गरीब और भुखमरी के शिकार थे, उन लोगों तक ये सहायता पहुंचाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को इस साल का जो नोबेल पीस पुरस्कार है ये दिया गया है। बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे एबी अहमद अली, इनको नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था 2019 का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन सा देश है? तो ये देश है भारत। तो भारत ने अभी हाल ही में, जो भारत की जो संस्था है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने उड़ीसा के तट से दूर जो व्हीलर द्वीप है यहाँ से रुद्रम, जो कि क्या है, ये नई पीढ़ी का एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है। और इसका सफल परीक्षण किया गया है सुखोई 30 लड़ाकू विमान के द्वारा। तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो सुखोई 30M के जो लड़ाकू विमान है इससे इसको लॉन्च किया गया था। लड़ाकू विमान, जो भारतीय लड़ाकू विमान है, उनकी मारक क्षमता को और टेक्निकल जो कैपेबिलिटी है इसको बढ़ाने का उद्देश्य है। इस वजह से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। अच्छा, इसकी बात अगर करें तो भारत में बनाई गई ये पहली ऐसी मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से क्या करी जा सकती है, दागी जा सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए किस देश के एयरपोर्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो किस देश के साथ किए हैं? ऑप्शन है जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो वो देश है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके साथ मिलकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है 40 सालों के लिए, जिसके अंतर्गत जो ज्यूरिक एयरपोर्ट है ये जेवर एयरपोर्ट के विकास कार्यों की देखरेख करेगा 40 सालों में। इसके अलावा अगर बात करें जेवर एयरपोर्ट की, तो जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी इसको जाना जाता है इस नाम से, ये 5000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला होगा और पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इस पर काम किया जाएगा। अच्छा, बात करें अगर स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी राजधानी है बर्न। चांसलर है यहाँ के वॉल्टर थनरर। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो चूँकि ये यूरोप के सेंटर में है तो कई देशों की भाषाएं यहाँ पर यूज की जाती हैं बोलने में, जिनमें है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस लैंग्वेज। इसके अलावा करेंसी की अगर बात करें तो 2 प्रकार की मुख्यतः यहाँ पर करेंसी है, एक है स्विस फ्रांक और एक है टिस्नीज फ्रांस। तो ये जानकारी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 इसमें किसे पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन है गौतम अडानी, शिव नादर, मुकेश अंबानी या फिर साइरस पूनावाला। तो ऑप्शन तो इसका सही आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड यानी कि RIL के क्या है चेयरमैन भी हैं, ये लगातार 13 साल से फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट के टॉप में आ रहे हैं और इस बार भी इन्होंने इसमें टॉप किया है। वर्ष 2020 की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इनकी नेटवर्थ है 2020 की, ये है 88.7 बिलियन डॉलर की, जिसमें कि पिछले साल जो 2019 की इनकी नेटवर्थ थी उसकी तुलना में 73% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज करी गई है। इस सूची की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर इसमें आते हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जिन्हें इस साल जो है 25.2 बिलियन का शुद्ध लाभ मिला है। इसके बाद बात करें शिव नादर की, जो कि तीसरे स्थान पर आए हैं, जिनकी जो एसेट वर्थ है वो है 20.4 बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है, पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया है, इसके जो साइरस पूनावाला है, इसके जो अध्यक्ष है साइरस पूनावाला, इन्होंने भी अब शीर्ष 10 जो सबसे धनी भारतीय हैं इस सूची में क्या कर लिया है, प्रवेश कर लिया है। तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा 10 अक्टूबर। तो हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये मनाया किसके जरिए जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों द्वारा इसको मनाया जाता है। पहली बार 1992 में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इन दोनों की ही पहले पर इसकी शुरुआत करी गई थी। बात करें वर्ष 2020 की, तो इस साल की जो इसकी थीम है यह मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए। तो इसकी बात करें अगर इसके उद्देश्य की, तो विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड शिक्षा, सामाजिक कलंक के खिलाफ जागरूकता और वकालत के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है F1 रेसिंग ईफिल ग्रांड प्रिक्स 2020 ये किसने जीती है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपेन, डेनियल रिकीसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इन्होंने F1 रेसिंग ईफिल ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है। लुइस हैमिल्टन कौन है? तो ये रहे लुइस हैमिल्टन, इन्होंने ये ग्रांड प्रिक्स यानी कि ये रेस जीती है। ये इनकी इस सीजन की 7वीं रेस है और कुल मिलाकर के करियर की 91वीं जीत। ऐसा करने वाले यानी कि 91वीं जीत हासिल करने वाले ये दुनिया के दूसरे रेसर बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अब तक केवल माइकल शुमाकर के नाम पर ही था। इसके अलावा रेड बुल के जो रेसर हैं मैक्स वेरस्टेपेन जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्हें दूसरा स्थान मिला है इस रेसिंग में। और उसके बाद तीसरे स्थान पर आए हैं रेनॉल्ट के रेसर जो हैं वो डेनियल रिकीसन, इनका स्थान तीसरा है। तो विश्व चैंपियनशिप जो F1 रेसिंग चलती है हर साल, उसका ये 11वीं रेसिंग थी और पहली बार ये जो ग्राउंड है, ये जो सर्किट है ईफिल ग्रांड प्रिक्स, यहाँ पर ये आयोजित की जा रही है। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए जो भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम है यानी कि IRCTC, इसने निम्न में से किसके साथ अनुबंध किया है? तो वो कौन है? ऑप्शन है गूगल इंडिया, अमेजन इंडिया, फेसबुक इंडिया या फिर पेटीएम। इसका सही आंसर होगा
अमेजन इंडिया। तो अमेजन इंडिया के साथ मिलकर के IRCTC ने क्या किया, एक अनुबंध किया है। इसके तहत अब आप अमेजन इंडिया के जो ऐप है उसमें जाकर के ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। इसके लिए अमेजन इंडिया पर एक यात्रा करके एक श्रेणी जोड़ी जाएगी, जिसके जरिए आप जो भी प्लेन की टिकट है, बस की टिकट है या फिर ट्रेन की टिकट है, वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी आपकी टिकट से रिलेटेड PNR की स्थिति है उसकी जानकारी भी ले सकते हैं, टिकटों को रद्द कर सकते हैं वहीं से आप। इसके साथ साथ जो भी इस बात की भी आप जानकारी ले सकते हैं कि आपकी सीट और कोटे की स्थिति क्या है। तो इन सब की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए IRCTC ने अमेजन इंडिया के साथ क्या कर लिया है, अब करार कर लिया है अमेजन इंडिया के साथ। अब बात करें अमेजन की, तो अमेजन क्या है, एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 5 जुलाई 1994 को। हेडक्वार्टर है इसका सिएटल और CEO है इसके जेफ बेजोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय राज्य की सरकार ने किस देश के साथ किसानों की आजीविका में सुधार और बढ़ावा देने के लिए उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र यानी कि COE, जिसको कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है, इसकी स्थापना के लिए एक साझेदारी की है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, स्विट्जरलैंड या फिर फिनलैंड। तो किसके साथ करी है, तो ये करी है इजराइल के साथ। तो मेघालय के किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र है, इसकी स्थापना के लिए मेघालय सरकार ने इजराइल के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। बात करें इस केंद्र की, तो ये केंद्र क्या काम करेगा, तो कोई भी मेघालय का किसान अपनी मिट्टी से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सकती है, मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी यहाँ से ले सकता है। इसके अलावा जो केंद्र होगा ये कृषि, जलवायु की जो परिस्थितियाँ हैं और जो भी जैव विविधता की परिस्थितियां हैं और जो भी संसाधन हैं, उन सभी की जानकारियां यहाँ से क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। और इजराइल क्या करेगा, इस केंद्र के लिए जो प्रौद्योगिकी होगी उसमें अपना सहायता प्रदान करेगा। बात करें तो ये था इस रिलेटेड क्वेश्चन। तो बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी है शिलोंग। गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बात करें यहाँ की प्रमुख नृत्य शैली की, डांस फॉर्म कौन कौन से यहाँ के क्यों हैं तुम प्रमुख यहाँ के, तो उनमें है लहू डांस, दूर सिगाटा डांस और भांगड़ा डांस यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो उनमें नोकरेक नेशनल पार्क एक प्रमुख नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सिजू जो बर्ड सेंचुरी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अलावा बलपक्रम नेशनल पार्क भी यहाँ का क्या है, एक प्रमुख नेशनल पार्क है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित के मंत्रिमंडल ने पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। ऑप्शन है पुदुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली का जो मंत्रिमंडल है उन्होंने पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को क्या दे दी है, मंजूरी दी थी। तो दिल्ली का जो मंत्रिमंडल है उन्होंने दिल्ली में पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री प्लांटेशन जो पॉलिसी है यानी कि वृक्षारोपण नीति, इसको मंजूरी दे दी है। ये ऐसा करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बन चुका है। ये बात आप याद रख सकते हैं, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब इस प्लांटेशन नीति यानी कि इस पॉलिसी के तहत बोला क्या गया है, तो इसके लिए कोई भी एजेंसी जो कि अपनी परियोजना के लिए कहीं पर जाना, अपने परियोजना के कार्य को कहीं पर करवाना चाहती है, तो इस स्थान के सबसे पहले उसे 80% पेड़ों को क्या करना होगा, स्थानांतरण करना होगा, उनको कहीं और शिफ्ट करना होगा। इसके अलावा उस स्थान पर 10 अलग से पौधे भी वहाँ पर उस एजेंसी ने क्या होंगे, लगवाने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है इस पॉलिसी के तहत। इसके अलावा इस पॉलिसी को समर्पित एक पैनल भी बनाया जाएगा जो कि इसकी देखरेख करेगा। इसके साथ ही कनॉट प्लेस में एक 20 करोड़ की लागत वाला स्मोक टावर भी इसी के तहत क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है उसका, जो कि 10 महीने में पूरा होगा और इसके लिए 20 करोड़ की राशि का क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है, तो हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 11 अक्टूबर 2012 से इसकी शुरुआत करी गई थी। लड़कियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए 11 अक्टूबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। बात करें 2020 की, तो इस साल की इसमें थीम क्या दी गई है, तो ये दी गई है मेरी आवाज़ हमारा सामान भविष्य। ये यहाँ पर 2020 की क्या है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड की क्या है, थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना यानी कि द चीफ मिनिस्टर सोलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की शुरुआत करी गई है? तो किस राज्य के द्वारा करी गई है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो ये करी गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने हरित ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से युवाओं और प्रवासियों के लिए स्वरोजगार पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत करी है। अब ये रोजगार योजना क्या है? तो इसके तहत जो भी लक्षित लाभार्थी होंगे यानी कि जो भी लाभार्थी होंगे उनमें से प्रत्येक को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र जो होंगे, जो सोलर ट्रांसप्लांट होंगे, उनको क्या किया जाएगा? आवंटित किया जाएगा। और इनके लिए सरकारी बैंकों के द्वारा 15% से लेकर के 8% के ब्याज पर इनको प्रोवाइड की जाएगी ये सोलर संयंत्र। और ये सोलर संयंत्र प्रति वर्ष 38,000 यूनिट की बिजली का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, जिसे 25 वर्षों के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा खरीदा जाएगा। तो कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में नौकरी छोड़ करके जो वापस आए हैं उन युवाओं के लिए और प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी दो तरह यहाँ पर राजधानी है, गैरसैंण और देहरादून। इसकी स्थापना हुई थी 8 नवंबर 2000 को। गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। फेस्टिवल की अगर बात करें, यहाँ के प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो कौन कौन से त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं? तो उनमें प्रमुख है कुंभ मेला, बसंत पंचमी, भितौली, हरेला और होली। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो कौन कौन से प्रमुख यहाँ के डांस फॉर्म है? उनमें भोटिया डांस, छचेरी डांस, छपेली डांस, छोलिया डांस, जागर, झोड़ा, पांडव नृत्य, रमोला, सोटिया जो कि एक ट्राइबल डांस है। ये सभी प्रकार के क्या है यहाँ पर डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो प्रमुख यहाँ की जो नेशनल पार्क है जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर जो कि गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है, ये भी यहीं पर ही है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है? तो ये किस राज्य ने कर लिया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है गोवा। तो गोवा ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने का भारत का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। तो राज्य की जितने भी सभी 191 ग्राम पंचायतें हैं इनमें 2.5 यानी कि 2.30 लाख करोड़ इतने लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए 100% जो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है ये प्रदान यहाँ पर किया है गोवा की सरकार ने, जिसमें कि 1,65,000 ग्रामीण परिवारों के साथ उत्तरी गोवा, 98,000 ग्रामीण परिवारों के साथ दक्षिणी गोवा को पूरी तरह से इन पाइपलाइनों से क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। तो अच्छा गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोवा के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं? उनमें से क्रिसमस यहाँ मनाया जाता है। इसके अलावा न्यू ईयर ईव इन गोवा, ये भी यहाँ का एक प्रमुख फेस्टिवल है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये भी क्या है? यहाँ का एक प्रमुख उत्सव है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी हैं? उनमें से भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क, ये क्या है? यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2020 इसका खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या फिर एंडी मरे। तो किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल। तो ये आप देख सकते हैं, ये है राफेल नडाल की तस्वीर। तो राफेल नडाल ने जो स्पेन के नोवाक जोकोविक हैं इनको हराकर फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। ये इनका 13वां खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके अलावा अगर बात करें महिला की तो दूसरी ओर महिला की जो ईगा स्टोविक है उन्होंने सोफिया केनिन को हरा करके महिलाओं का एकल फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। 28 साल में सबसे कम उम्र में ये खिताब जीतने वाली ये पिछले 28 साल की पहली महिला बन चुकी हैं। इसके अलावा ये एकल ग्रैंड जीतने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी भी बन चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामित्व यानी कि SVA-MITVA इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी या फिर वेंकैया नायडू। तो किसके द्वारा करी गई है? तो ये करी है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा
ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी कार्ड नंबर का, किसके तहत? स्वामित्व योजना के तहत इसकी शुरुआत करी गई है 11 अक्टूबर को। बात करें स्वामित्व योजना की, तो स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, जिसका कि मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और मानचित्रण का सर्वेक्षण। इसकी शुरुआत करी गई थी अप्रैल 2020 में। क्यों शुरुआत करी गई थी, क्या लाभ मिलेगा इससे? तो जो भी ग्रामीण जनसंख्या है, जो भी ग्रामीण लोग हैं, उनको वो इसका उपयोग ऋण और लाभ लेने के लिए कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपनी वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा 4 साल के लिए, और चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेज वाइज मैनर में इसे क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसकी तरफ से भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो कितने तटों को चुना गया है? तो ये चुना गया है 8 तटों को। तो भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं यानी कि प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने घोषणा करी कि भारत के 8 समुद्र तटों को एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। अब ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? तो ब्लू फ्लैग दुनिया के उन चुनिंदा द्वीपों को दिया जाने वाला टैग है, जिसके अंतर्गत जो द्वीप है उनका आकलन किया जाता है सुरक्षा, सफाई और जलवायु के हिसाब से। तो जो प्रमुख सदस्य हैं जिन्होंने इस जूरी के अध्यक्ष, जो इस जूरी के सदस्य थे, उनमें है यूनेप, UNTO, FEE और IUCN। इनके द्वारा ये जो ब्लू फ्लैग है प्रमाणन ये दिया गया है भारत के 8 द्वीपों को। अब कौन कौन से वो बीच हैं जिनको दिया गया है, जिनमें है भारत के शिवराजपुर जो कि द्वारका गुजरात में है, घोघला द्वीप जो कि दीव में है, कासरकोद और पदुबिद्री द्वीप जो कि कर्नाटक में है, कप्पर द्वीप जो कि केरल में है, ऋषिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन जो कि पुरी उड़ीसा में है, और राधानगर जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप में है। तो इन द्वीपों को ब्लू फ्लैग से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। बात करें भारत की, तो भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने केवल 2 वर्षों में ही ये उपलब्धि क्या कर ली है, हासिल कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या कनुका योजना की शुरुआत करी है? तो किसने करी है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने करी है? तो आप देख सकते हैं ये है आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने विद्या कनुका की इसकी शुरुआत करी गई है। बात करें इस योजना की, तो जो आंध्र प्रदेश के CM है YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने क्या करा है कि गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट को वितरित करने के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना इसकी क्या करिए, शुरुआत करिए। इस स्कीम के लिए कुल 650 करोड़ रुपए की जो है वो परिव्यय किया जाएगा, जिसके तहत राज्य भर में कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी छात्र हैं उनको स्कूल किट या विद्या कनुका मिलेगी। विद्या कनुका को ही क्या बोला जाता है, स्कूल किट बोला जाता है, इसलिए इसका नाम विद्या कनुका योजना रखा गया है। इसमें 3 जोड़ी वर्दी होगी, 1 जोड़ी जूते होंगे, 2 जोड़ी मोजे होंगे, 1 बेल्ट होगी, पाठ्य पुस्तकों का एक सेट होगा, 1 नोटबुक होगा और 1 स्कूल बैग होगा। तो इतनी यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी इस योजना के तहत। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। कैपिटल की अगर बात करें तो 2 कैपिटल है, अमरावती और हैदराबाद। फेस्टिवल की अगर बात करें तो कौन कौन से यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं? उनमें पोंगल, उगड़ी, विनायक चतुर्थी और विशाखा उत्सव यहाँ के प्रमुख उत्सव है। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो गोबी डांस, धमाल डांस प्रमुख डांस है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मथुरी डांस और डंडरिया डांस यहाँ की क्या है, प्रमुख नृत्य शैली है। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो कौन कौन से यहाँ प्रमुख नेशनल पार्क्स और सेंचुरी हैं? उनमें मृगवाणी नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागार्जुन सागर सेरिस्लम सेंचुरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेंचुरी भी इधर ही है आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारत के पहले घरेलू देसी पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म, इसके लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, पी कश्यप, PV सिंधु या फिर चेतन आनंद। तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है चेतन आनंद को। तो चेतन आनंद को भारत का जो पहला बैडमिंटन ब्रांड है ट्रांसफॉर्म, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करें अगर चेतन आनंद की, तो ये कौन है? तो ये कि भूतपूर्व वार्ड नंबर 10 सिंगल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2006 में मेनवर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके साथ ही साथ ये अर्जुन अवार्डी भी, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और ये जो बैडमिंटन ब्रांड है ट्रांसफॉर्म, ये भारत का पहला जो है पेशेवर ब्रांड बन चुका है बैडमिंटन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इसके तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दे दी है? तो ये किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो ये किया है दिल्ली राज्य ने। तो दिल्ली राज्य ने पॉलिसी निकाली है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में क्या क्या है पॉइंट, ये देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो इस पॉलिसी के अंतर्गत 25% ई व्हीकल रोडों तक लाना है 2024 तक। उसके अलावा 30,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी टू व्हीलर्स में, ऑटो रिक्शा में और ई रिक्शा में। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स होगा वो इससे इसको छूट मिलेगी इन गाड़ियों को। और साथ ही साथ लो इंटरेस्ट लोन पर ये गाड़ियाँ क्या हो जाएंगी, खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा 200 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे और एक गाड़ी पर लगभग 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी एक कार पर, यहाँ पर ई कार पर दी जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? कितने रुपए का किया है? ऑप्शन है 200 रुपये का, 300 रुपये का, 100 रुपये का या फिर 500 रुपये का। तो ये क्या है? 100 रुपये का सिक्का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में जो विजय राजे सिंधिया जो राजमाता है ग्वालियर की, इनकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी करने का जो सिक्का है वो जारी किया है। अच्छा, बात करें इनकी, तो विजय राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता है। अच्छा, और 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम हुआ जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का जो स्मृति सिक्का है वो जारी किया है, जो विजय राजे सिंधिया है इनकी याद में, जो इनकी क्या थी, जन्म शताब्दी थी इस मौके पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित चेस 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप ये किसने जीती है? तो ये जीती है, आप देख सकते हैं, ये है निहाल सरीन। तो इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। तो निहाल सरीन जो कि 16 वर्ष के हैं, इन्होंने चेन्नई की शतरंज की जो 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप हुई थी, इसमें रूस के विश्व जूनियर नंबर 6 हैं एलेक्सी सरना, इनको क्या करा था, इसमें हराया था। इस जीत में इन्हें $8,766 से सम्मानित किया गया है। निहाल सरीन की अगर बात करें तो ये पूर्व विश्व अंडर 10 चैंपियनशिप रह चुके हैं और इसके अलावा ये भारतीय पुरुषों की जो आने वाली टीम है उसमें भी शामिल होंगे, जो कि एशियाई ऑनलाइन नेशनल रीजन कप टीम चैंपियनशिप में क्या ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल किस नाम से 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन है सागर कवच, सागर रक्षा, जल शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है सागर कवच नाम से। तो भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय तटीय रक्षक बल और केरला के जो तटीय सुरक्षा से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उन सभी ने संयुक्त रूप से सागर कवच के नाम से ये 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस जो अभियान है, इसकी जो अभियान की जो निगरानी की गई है, ये इसके केंद्र कोच्चि से की गई है और ये जो कवच अभ्यास है ये हर 6 महीने में कराया जाता है। हर अर्धवार्षिक अभ्यास है, हर 6 महीने में कराया जाता है सुरक्षा तंत्र की जांच करने के लिए। इसके अलावा बात करें इस अभ्यास की, तो यह अभ्यास केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में कराया जाता है हर 6 महीने में। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली जानकारी है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। पीछे हम शांति के पुरस्कारों की बात कर चुके हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो अर्थशास्त्र का नोबेल है उसकी बात कर रहे हैं। तो 2 वैज्ञानिक जो हैं अर्थशास्त्र के, उनको ये पुरस्कार दिया गया है इस साल का, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। इन दोनों को ही नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अच्छा, अगर बात करें नोबेल पुरस्कार आर्थिक जो विज्ञान है यानी कि इकोनॉमी है, इससे रिलेटेड जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये शुरुआत करी गई थी 1969 से और ये जो पुरस्कार है ये सेविंग्स रिस्क बैंक पुरस्कार के रूप में भी इनको क्या करा जाता है, जाना जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी से। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 कम करने की असमानता यानी कि CRI, जिसे हम कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, इस सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस सूची में भारत है जो वो 129वें स्थान पर है।
अच्छा, बात करें इसकी तो इस रिपोर्ट में 158 देशों को शामिल किया गया था। तो इसके अंतर्गत किसी भी देश की सरकार की निगरानी द्वारा जो कोविड-19 है इसके दौरान जो देश के द्वारा जो कार्य किए गए हैं देश की जनता के लिए, उसकी असमानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये रिपोर्ट जारी करी गई है। इसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल इसके साथ मिलकर के इसे जारी किया गया है और भारत का 158 में से 129वां स्थान इसमें दिया गया है। ये सूची, ये जो संकेतांक है, ये जो केंद्र किया गया है, ये जो सूची है, ये 3 स्तंभों पर आधारित है। 3 इसमें चीज़ें नापी देखी गई हैं देश की। नंबर 1 लोक सेवा स्तंभ, जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि किसी भी सरकार ने इस दौरान गरीबों के हितों के लिए कैसे कार्य किए हैं। प्रगतिशील कर की अगर बात करें तो करों में सुधार की बात यहाँ पर की गई है कि कैसे कर लगाए गए हैं, करों में कटौती या वृद्धि किस प्रकार से की गई है। और तीसरे स्तंभ की अगर हम बात करें तो श्रमिक अधिकार कार्यक्रम यानी कि लेबर के अधिकार और उनको रोजगार की गारंटी, इस बात पर इसमें ध्यान दिया गया है। अच्छा, बात करें इस इंडेक्स की तो इस इंडेक्स में नॉर्वे जो है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे छोटी रैंक या सबसे कम रैंक इसमें दी गई है दक्षिणी सूडान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 53,000 करोड़ रुपये, 73,000 करोड़ रुपये, 93,000 करोड़ रुपये या फिर 79,000 करोड़ रुपये। तो ये किया है 73,000 करोड़ रुपये। तो वित्त मंत्री जो हमारी है निर्मला सीतारमण, इन्होंने मांग में बढ़ावा देने के लिए जो 73,000 करोड़ रुपये है इतनी की राशि की योजनाओं की घोषणा करी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा करी है। इन नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए LTC यानी कि अवकाश यात्रा रियायत, वाउचर और फेस्टिवल एडवांस, ये सारी चीज़ें क्या करी जाएंगी, प्रदान करी जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो पूंजीगत व्यय है उसके लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपये और दिए जाएंगे और सरकारी कर्मचारियों की LTC यानी कि अवकाश यात्रा जो है उसको 2018-21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान जो है इसमें किया जाएगा, पैसे के रूप में इसमें भुगतान किया जाएगा छुट्टी के बदले, और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा को डी विचवा करनी नाम से जारी किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर वेंकैया नायडू। तो ये किया है नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा डीह विचवा करणी, ये इस आत्मकथा का नाम है, इसे जारी किया है। इस आत्मकथा यानी कि डी विचवा करणी, इसका जो मतलब है यह एक नेक काम के लिए अपना जीवन समर्पित करना। अच्छा, बाला साहब विखे पाटिल कौन थे? तो ये एक प्रमुख क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सेवी थे जिन्होंने अलग अलग कार्य किए हैं। अच्छा, PM ने प्रवण ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम बदल करके अब लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवण रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है, इनके नाम पर इसे रख दिया है। बाला साहब विखे पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? ऑप्शन है चीन, नेपाल, मालदीव या फिर जापान। इसका सही आंसर है मालदीव। तो मालदीव की राजधानी है माले। तो मालदीव के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना इसकी शुरुआत करी है। इसके हेतु 2900 करोड़ रुपये का जो कर्ज समझौता है इस पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है दिवेही, कैपिटल है मालदीव की माले, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है अभी वह है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? तो कितने पुलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है 44, 50, 52 या फिर 38। तो ये किया है 44 पुलों का। तो 44 पुल बना चुका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका उद्घाटन हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा किया गया है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है जो देश की सीमाएं होती हैं उन सीमाओं में पुलों और सड़कों का निर्माण करना। तो इन्होंने
44 पुलों का लोकार्पण किया है अभी राजनाथ सिंह ने, और 54 पुलों का निर्माण यहाँ पर ये कर चुके हैं। और इसके साथ ये रिकॉर्ड बनाया है इतने ज़्यादा पुलों का निर्माण करके बीआरओ ने। जो 7 राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ऐसा रक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया है। और जो पुल उद्घाटन किए गए हैं उनमें पुल हैं 10 पुल हैं जम्मू कश्मीर में, 7 पुल हैं लद्दाख में, 2 पुल हैं हिमाचल प्रदेश में, 4 पुल हैं पंजाब में, 8 पुल हैं उत्तराखंड में, 8 पुल हैं अरुणाचल प्रदेश में और 4 पुल हैं सिक्किम में। यानी कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य और क्षेत्र हैं वहाँ पर इन पुलों का और क्या बोलते हैं सड़कों का निर्माण किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पब्लिक स्कूलों में उच्च तकनीक वाले क्लासरूम और लैब बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये राज्य कौन है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर कर्नाटका। तो कौन है? तो वो है केरल। तो केरल राज्य, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने घोषित किया है कि केरल के सभी पब्लिक स्कूलों में उच्च तकनीक वाले क्लासरूम और लैब बनाए जाएंगे। और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन चुका है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन के द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के वित्तीय सहयोग से ये हाईटेक क्लासरूम प्रोजेक्ट किया गया है, लागू किया गया है। इसके लिए जो पैसा है वो सांसद और विधायक निधि से, इसके अलावा स्थानीय जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके कोष से इसके लिए फाइनेंशियल हेल्प का प्रावधान किया जाएगा। बात करें केरल की, तो केरल की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1956 को, कि राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? गवर्नर है तो आरिफ मोहम्मद खान। फेस्टिवल की अगर बात करें प्रमुख त्योहारों की, तो यहाँ के प्रमुख त्यौहार है ओणम, बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा विशु, त्रिशूर, पूरा, ये सब यहाँ के क्या है? फेस्टिवल्स हैं। डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो कथकली, थेय्यम, कलरीपयट्टू और मोहिनीअट्टम यहाँ के क्या है? प्रमुख डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो राजामलाई, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पंपादम नेशनल पार्क यहाँ के क्या प्रमुख नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या फिर 16 जून। तो इसका सही आंसर होगा 14 अक्टूबर। तो हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है और जो नियामक है और उद्योग है उनके बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। मानकीकरण क्या होता है? तो किसी वस्तु की जो गुणवत्ता है उसकी जानकारी जो है उसको प्रदान करना, ये मानकीकरण कहलाता है। तो उसकी गुणवत्ता की पहचान करना ही क्या कहलाता है? मानकीकरण कहलाता है। तो यह दिन उन हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करता है जो ASME, ISO, IEC, ये क्या है? ये मानकीकरण के क्या है? तरीके हैं, ये संगठन है जिनके नाम पर मानकीकरण को दिया जाता है, मानकीकरण मनाया जाता है। तो आदि जैसे मानव विकास संगठनों के भीतर स्वैच्छिक मानव विकास विकसित करते हैं। 2020 की अगर बात करें तो 2020 की जो थीम है वो है मानकों के साथ ग्रह की रक्षा करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 21वें अखिल भारतीय सम्मेलन निदेशक फिंगरप्रिंट ब्यूरो 2020, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर जी किशन रेड्डी। तो ये किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मिशन के तहत नीति आयोग ने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CGI इंडिया के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किसके साथ किए गए हैं? तो किस मिशन के तहत किए गए हैं? ऑप्शन है अटल इनोवेशन मिशन, नवाचार उद्यमशीलता, दक्षता मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अटल इनोवेशन मिशन। तो इस मिशन के तहत नीति आयोग ने CGI इंडिया के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन यानी कि एम ने नीति आयोग के साथ मिलकर के, तो नीति आयोग ने स्कूलों में नवाचार इनोवेशन यानी कि को बढ़ावा देने के लिए CGI इंडिया यानी कि ग्लोबल डिलीवरी नेटवर्क, इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा? तो इसके तहत जो CGI के स्वयंसेवक हैं उनके द्वारा तकनीकी साक्षरता और STEM उपकरणों का प्रयोग करके उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए, छात्रों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षित करने के लिए बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई में ATL के साथ 100 स्कूलों को अपनाने के लिए इसने क्या किया गया है? यहाँ पर इस संबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करें तो ये क्या काम करता है? तो ये एक कार्यक्रम है जो नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बढ़ावा देता है।
करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षकों को मंजूरी दे दी गई है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऐसा किस राज्य ने किया है? तो ऐसा किया है पंजाब राज्य ने। तो पंजाब की सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में जो महिलाएं होंगी उनको 33% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जो अमरिंदर सिंह है पंजाब के, उनकी कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-2022 को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 31 अक्टूबर 1966 को। कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह। डांस फॉर्म की अगर बात करें पंजाब की, जो प्रमुख नृत्य है वह है भांगड़ा डांस, झूमर डांस, जूली डांस और गिद्दा डांस। यहाँ के क्या है? प्रमुख डांस फॉर्म है। फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो लोहड़ी, बसंत पंचमी, होली, मोहल्ला और क्या बोलते हैं कलर्स फेस्टिवल होली और बैसाखी, ये क्या है यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा दक्षिण पठारी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी यानी कि RRDR का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय। तो जो आयुष मंत्री हैं हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो वो है श्रीपद यसो नायक। तो उनके द्वारा राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान में ASUNH मेडिसिन दक्षिणी पठारी क्षेत्र, इसके लिए क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी यानी कि RRDR का उद्घाटन किया गया है। अब ये काम क्या करेगा? तो यह कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि दक्षिण पठारी क्षेत्र से जो इकट्ठी की गई कच्ची दवाएं हैं इनका संग्रह किया जाएगा, इसमें प्रलेखन किया जाएगा और प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका ही प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, RRDR की अगर बात करें तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड यानी कि NMPB के माध्यम से की गई है। साथ ही साथ ये बोर्ड जो होगा, ये जो RRDR होगा, ये एक पुस्तकालय के रूप में भी कार्य करेगा। अच्छा, आयुष मंत्रालय की बात करें तो आयुष यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म होता है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक। इसको संयुक्त फॉर्म में बोला जाता है, संक्षिप्त में बोला जाता है आयुष। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना हुई थी मार्च 1995 में और ये जो मंत्री हैं इसके ये हैं श्रीपद यसो नायक। तो आयुष विभाग की स्थापना मार्च 1995 में की गई थी, जिसे 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय के रूप में बना करके इसका विस्तार कर दिया गया था। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, इंडिया या फिर चाइना। तो ये चुना गया है इंडिया को। तो भारत को 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और फ्रांस को फिर से 2 साल के लिए सह राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब ये ISA क्या है? तो ये सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी शुरुआत करी गई थी 2015 में। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। इस अलायंस की अगर हम बात करें तो भारत द्वारा शुरू की गई इस अलायंस में 121 देशों का गठबंधन है, जिसमें ज़्यादातर वो देश आते हैं जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा के मध्य में पड़ते हैं। ये सभी जो देश हैं ये सभी ज़्यादातर धूप वाले देश हैं। इनका एक संगठन है जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोला जाता है और मुख्यालय है इसका गुरुग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को या फिर 18 अगस्त को। तो इसका सही आंसर होगा 15 अक्टूबर को। तो हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2010 में 15 अक्टूबर से हर साल विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं जिन्होंने DRDO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के साथ काम किया है और इन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल की जो इसकी थीम है, इस साल की थीम है लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
किस मंत्रालय के द्वारा थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी गई है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की यहाँ पर शुरुआत करी है। तो जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने वंचित थैलेसीम रोगियों के लिए मिनिस्टर थैलेसीम बाल सेवा योजना का दूसरा चरण यहाँ पर शुरू किया है। अब ये थैलेसीम बाल सेवा योजना क्या है? तो इसके अंतर्गत जो हीमोग्लोबिनोपैथियो, ये क्या है? ये एक रेड ब्लड सेल यानी कि रक्त से रिलेटेड यानी कि खून से रिलेटेड एक डिजीज है जो कि जेनेटिक टू जेनेटिक क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल रोग, इन दोनों का ही एक साथ इलाज करने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है। और ये योजना की जो फाइनेंसिंग है या इसका वित्त पोषण किया जाएगा वो कोल इंडिया CSR के द्वारा किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुजल योजना की शुरुआत करी है? तो ये किसने की है? तो देख सकते हैं आप, ये की है ओडिशा राज्य ने। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं CM जो है नवीन पटनायक, उन्होंने शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति के लिए ये जो सुजल योजना है इसका उद्घाटन किया है। यह योजना मार्च 2022 तक पूरी करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। चरणबद्ध तरीके से 15 शहरों में 15 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए कुल 1300 करोड़ रुपए की लागत से इसको लॉन्च किया गया है। एक बार पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उड़ीसा के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर पीने के पानी की गुणवत्ता प्रदान करने, प्रत्यक्ष उपभोग के लिए फिट होने वाले देश का ये पहला क्या हो जाएगा, भारत का राज्य बन जाएगा। अगर बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल यानी कि राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। अगर त्योहारों की बात करें, फेस्टिवल्स की बात करें, तो यहाँ के प्रमुख जो फेस्टिवल है उनमें दुर्गा फेस्टिवल, कलिंगा फेस्टिवल और चंदन यात्रा, इसके अलावा कोणार्क डांस फेस्टिवल, यहाँ की क्या प्रमुख डांस फेस्टिवल्स हैं वो है। इसके अलावा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिकारपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। डांस फॉर्म की अगर बात करें यानी कि नृत्य की अगर बात करें तो छौ डांस, गोटीपुआ डांस, ओडिसी डांस और घुमुरा डांस क्या है यहाँ के प्रमुख डांस फॉर्म है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगली जानकारी है वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस से रिलेटेड, जो कि हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब ये 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO इसकी नींव पड़ी थी। तभी से विश्व भर में 16 अक्टूबर को हर साल ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 2020 की अगर बात करें तो इस साल की जो थीम है वह है बढ़ो, पोषण करो, साथ दो, हमारा कार्य हमारा भविष्य है। ये क्या है, इसका थीम है। अगर हम इसकी FAO की बात करें यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह है रोम, इटली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हर पुलिस स्टेशन पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा करी गई है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई है कि हर पुलिस स्टेशन पर एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करी जाएगी। अच्छा, जिससे कि राज्य की जो प्रत्येक महिला है वो अपनी शिकायत को स्वतंत्र और निडर होकर के दर्ज कर सके। इसके लिए हेल्प डेस्क पर जो प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी होगा वो महिलाओं की शिकायतों को सुनेंगे और उनकी मदद के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा IP साक्षरता यानी कि इंटेलिजेंस प्रोग्राम लिटरेसी और जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है? ये किसके द्वारा करी गई है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर हर्षवर्धन। तो ये करी गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इनके द्वारा इस अभियान को वर्चुअली क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। बात करें इस अभियान के बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाने के लिए IP साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। तो ये इसका उद्देश्य है। इसके तहत जो उच्च शिक्षण संस्थानें होंगी उनमें प्राप्त शिक्षा करने वाले छात्रों को आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा इनोवेशन काउंसिल IIC 2.0 रिपोर्ट भी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। 15 से 23 अक्टूबर को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में यहाँ पर इसके अंतर्गत मनाया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें कि हमने इस हफ्ते के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस किया।
इसी तरह हम हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह से ये वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि अगर हमारी कोई वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट लिख करके हमें बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।